हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सबसे पहली बात तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम इस वर्ष यही कामना करेंगे कि ये नया वर्ष आपके लिए एक नई सौगात लेकर आए। अर्थात आप जो भी लक्ष्य पे निर्धारित करें हैं, जो भी अपनी मंजिल या जो भी आप टारगेट अपना अचीव करना चाहते हैं, वो ईश्वर करे आप सबको वो मुमकिन हो सके। और इसी वर्ष देखिए, नया वर्ष तो ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष हैं, लेकिन सच मानिए एक विद्यार्थी के लिए या फिर एक कॉम्पिटिटिव छात्र के लिए नया वर्ष वही होता है जिस दिन उसका घर से विदाई होता है। विदाई का अर्थात मतलब ये हुआ कि जिस दिन वो अपने लक्ष्य पे अर्थात ज्वाइनिंग लेटर के साथ अपने घर से निकलता है, प्रस्थान करता है, वो सही होता है नया वर्ष। वो वाली फीलिंग आपको तब महसूस होगा, हाँ आज ये हमारा नया वर्ष है। तो ठीक है, वो भी आएगा, वो भी एक दिन आएगा। बस आप धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए और एक न एक दिन आप बेहतर बनाते रहिए। और दूसरी बात करें तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे इस वजह से, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम क्लास आपकी नहीं कर पाए, लेकिन आज आपके सामने फिर से हम अपनी एक नई क्लास के साथ प्रस्तुत हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मुग़ल बादशाह जो कि अकबर के बाद उसका पुत्र अर्थात जहांगीर। ऐसे फिर हम पढ़ते पढ़ते एक दिन पूरा इतिहास कंप्लीट कर लेंगे। और इतिहास कहते हैं ना कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बिल्कुल जानेंगे और ख़ुद को पहचानेंगे भी। वहीं पर दूसरी बात करें, सूचना आपको एक और देनी है कि अभी हमारे कहने मतलब उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर को नई उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है, जिसमें लगभग 32,000 और कुछ पोस्ट हैं। 32,000 प्लस यानी वैकेंसी है, 32,679 पोस्ट हैं, जिसमें जेल वार्डर, घुड़सवार अर्थात जो भी पुलिस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे पद उसमें शामिल हैं। तो एक बड़ी वैकेंसी कहा जा सकता है इस नज़र से, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 60,000 वैकेंसी पूरी हुई थी। तो उसको देखते हुए हमारी पूरी टीम अभी तो उतने साथी नहीं कि आपको हम थ्योरी क्लास यहाँ पे दें, लेकिन हाँ इतने हमारे टीचर इस चैनल पे उपलब्ध हैं कि आपको उत्तर प्रदेश की क्लासें, उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लासें हम आपको प्रैक्टिस क्लास ज़रूर इस चैनल पे कराया जाएगा। वो साथी उत्तर प्रदेश पुलिस में इस चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनकी तैयारी पूरी है। अर्थात ऐसे भी कुछ हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं कुछ अंकों से रह गए हैं या फिर 2-4 अंकों से, अर्थात कहने मतलब उनकी थ्योरी कंप्लीट है। तो वो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश की सारी क्लासें प्रैक्टिस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। बाकी थ्योरी क्लास हमारे इस ऑफलाइन कोचिंग में आकर आप थ्योरी क्लास का भी कहने मतलब भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। थ्योरी क्लास हमारी ऑफलाइन रहेगी, लेकिन जो प्रैक्टिस क्लास रहेगी वो हमारी ऑनलाइन रहेगी। तो ये इतनी सी सूचना थी। चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और नया वर्ष है, ठीक है, नए वर्ष की शुरुआत भी, नए वर्ष की शुरुआत के साथ हमारी ये क्लास होने जा रही है। क्लास नंबर 17 है, अर्थात हम आज ये 17वीं क्लास पे पहुंच चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं फिर मुग़ल बादशाह जहांगीर के बारे में। आपको हमने बताया था अकबर का शासनकाल देखा। अकबर को क्यों महान कहा गया? महान इसलिए कहा गया क्योंकि उसका सुशासन दृष्टि से उसने लोगों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जो कि अन्य शासकों ने किया, लेकिन उसका शासन उसने प्रजा के हित रखा, प्रजा का ध्यान रखा, बहुत सारे करों से मुक्त कराया, इसलिए उसे अकबर महान कहा गया। वहीं पर हमने उसके नवरत्न भी देखे, हल्दी घाटी, पानीपत का आक्रमण भी देखा। अकबर की हमने 2 क्लासें की हैं, जो साथी नहीं देखे इससे पहले प्ले लिस्ट बनी हुई है हमारे हिस्ट्री बाई पवन सर के नाम से, आप वहाँ पर जाकर सारी क्लासें विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। फिर ये हमारी नेक्स्ट क्लास देखते हैं। अकबर के बाद जो शासन पे आता है उसका नाम होता है जहांगीर। देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर की बात करें तो ये 1605 में सिंहासन धारण करता है और 1627 ईस्वी तक ये इसका शासनकाल रहता है, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। लेकिन अब जहांगीर की बात करें, इसका शासनकाल था। लेकिन जहांगीर के जन्म की बात करें, इसका जन्म कब हुआ था? इसका जो जन्म हुआ था 1569 ईस्वी। वहीं पर बात करें पिता कौन था, तो आप सभी को पता है, पिता अर्थात अकबर। माता की बात करें, आपको हमने पढ़ाया था अकबर की एक राजपूत बेगम थी जिनका नाम था जोधाबाई।
या फिर इन्हें हरखाबाई भी कहते थे। हरखाबाई। वहीं पर इनके बचपन के नाम की बात करें, बचपन सलीम। सलीम क्यों कहा करते थे? क्योंकि अकबर सलीम या फिर कहने मतलब सलीम की मानता के लिए, जहांगीर की मानता के लिए एक सूफी संत हैं जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती लिख लेंगे। तो वहीं पे वो अर्थात चादर चढ़ाए गए, वहीं पे मानता माना तो अर्थात सलीम या फिर जहांगीर का जन्म हुआ, इसलिए उसके बचपन का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया सलीम। तो कौन से सूफी संत थे? सूफी संत शेख सलीम के नाम पर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? सलीम। तो ये इसका शासनकाल था। लेकिन जहांगीर का अगर बचपन की बात करें तो इसका जो बचपना था वो बहुत नटखट था और एक सनकी टाइप का आदमी था, और ये न्यायप्रिय भी शासक था। लेकिन सनकी टाइप का मतलब ये हुआ कि ये अपने, क्योंकि कहते हैं ना कि माता पिता का बहुत लाड़ पाड़ से भी बच्चा बिगड़ जाता है, तो वही साथ जहांगीर के साथ था। जहांगीर को बहुत प्यार मिला अकबर से, फिर इनकी माता से। तो ये अपने पिता के खिलाफ अर्थात अकबर के खिलाफ भी कभी कभी बगावत कर देता था, अर्थात उनकी बातों को सुनता नहीं था। अकबर कहते थे बेटा ऐसा करो, तो वो ऐसा करता था। वो कहते थे ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो वो वैसा नहीं करता था। कहने मतलब कभी कभी ये अपने महल से छोड़कर कहीं आगरा दूसरे किले में शिफ्ट हो जाता था, अर्थात इसे अकेलापन बहुत महसूस होता था, अर्थात इसके पिता के साथ इसकी बनती नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं जहांगीर की। लेकिन जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो अंततः इसे राजगद्दी संभालनी पड़ती है, और ये एक नंबर का कहने मतलब शराबी का बहुत आदी था, शराब और अफीम का जहांगीर। वहीं पर बात करें इसके पुत्रों का क्या नाम था, इसलिए पुत्रों का नाम लिखना ज़रूरी है क्योंकि आगे हमें जिक्र मिलेगा। इसके पुत्र थे खुसरो, खुर्रम, परवेज, यहाँ पे लिखेंगे शहरयार। ये थे उसके पुत्र खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार। लेकिन खुसरो की बात, खुर्रम बाद में यही खुर्रम को एक उपाधि ये देता है, कौन सी? शाहजहां की उपाधि। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो खुर्रम ही बनेगा, अर्थात शाहजहां बनेगा। लेकिन वहीं पर बात करें खुसरो की, इसका जो बड़ा लड़का था, खुसरो ने भी अपने पिता के खिलाफ या फिर जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी। बगावत इसलिए की थी कि कहने मतलब कहते हैं ना कि पिता को मारकर वो गद्दी हथियाना चाहता था। खुसरो ने भी बगावत की, और खुसरो के बीच और जहांगीर की सेना के बीच एक युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध का नाम था भैरावल का युद्ध। यहाँ पे लिखेंगे कौन सा युद्ध लड़ा गया था? भैरावल का युद्ध। ये हुआ कब था? 1606 ईस्वी में भैरावल का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच? खुसरो और जहांगीर के बीच भैरावल का युद्ध 1606 ईस्वी में। लेकिन जब भैरावल का युद्ध लड़ा गया तो इसमें जो पराजय हुई वो खुसरो की हुई, और खुसरो की पराजय हुई, और जहांगीर क्या करता है? इसकी दोनों आंखें फुड़वाता है, अर्थात अपने बड़े लड़के जिसने बगावत की थी उसके खिलाफ, उसकी दोनों आंख फुड़वाकर उसे बंदीगृह अर्थात जेल में डाल देता है। वहीं पर ऐसा भी एक सिख गुरु थे, सिख गुरु का नाम था, 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। उन्होंने खुसरो की सहायता किया था, फिर खुसरो को राय सलाह दी, खुसरो को दीक्षा दी थी, या फिर खुसरो जाता था उस गुरु से मिलने अर्थात गुरु अर्जुन देव को। जहांगीर उनको भी बंदी बनवाता है और उन्हें फांसी पर लटकवा देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी पर लटकवाया था, तो क्या बताएंगे? गुरु अर्जुन देव। किस नंबर के थे? 5वें नंबर के। इसका परिणाम क्या रहा? नंबर 1, खुसरो की पराजय, और इसकी आंखें फुड़वाकर कहाँ डाल दिया? बंदी गृह में। इस तरह से इसके बड़े लड़के का काम खत्म। और दूसरा, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ?
पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी, उनका नाम था अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। इस तरह से बहरावल का युद्ध हो गया था। लेकिन वहीं पे बात करें, जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रिय शासक मतलब अर्थात न्यायगिरी सनकी टाइप का तो था, जो मन में आता था वो करता था, लेकिन ये लोगों के प्रति, अपनी जनता के प्रति न्याय करने में बहुत ही सख्त आदमी था। अगर किसी प्रजा को कोई दिक्कत है तो ये न्याय बहुत अच्छे से करता था। इसने न्याय करने के लिए अपने शासनकाल में एक सोने की जंजीर बंधवा रखी थी। पूछा जाता है परीक्षा में, वो सोने की जंजीर कहाँ से लेकर कहाँ तक बनी थी। तो अपने शासनकाल में न्यायप्रिय शासक के होने के लिए, न्यायप्रिय शासक था, इसने कौन सी जंजीर भैया? सोने की जंजीर। अर्थात जिसे भी न्याय चाहता था उस जंजीर में घंटी बत्ती होती थी, उन्हें वो खटखटाता था और उसे दरबार में आकर न्याय जरूर मिलता था। बात करें सोने की जंजीर कहाँ से कहाँ तक थी, तो एक किला था शाह बुर्ज का किला, लिखेंगे के किले से, शाह बुर्ज के किले से लेकर यमुना तट तक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जहांगीर ने अपने सोने की जंजीर कहाँ से लेकर कहाँ तक बनवाई थी, तो क्या बताएंगे? शाह बुर्ज किले से लेकर यमुना के तट तक। किस लिए? न्याय के लिए, कि ताकि किसी को भी न्याय चाहिए तो इसमें जो घंटी लगी थी उनको वो खटखटाता था और फिर उसे दरबार में उपस्थित होना पड़ता था, फिर उसके साथ न्याय किया जाता था। हाँ, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ उस पर वो बात यानी विचार विमर्श करता था। वहीं पर बात करें, इसके शासनकाल में एक और बहुत घटना, प्रथम अंग्रेज भी आया था इसके शासनकाल में। यहीं पर अंग्रेज़ों की एंट्री होती है। प्रथम अंग्रेज की बात करें, 1608 ईस्वी में आया था प्रथम अंग्रेज, और उसका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस अर्थात 1608 ईस्वी में एक अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस। लेकिन किस जहाज़ से आया था? हेक्टर जहाज़ से। हेक्टर जहाज़ से भारत में एंट्री किया था। हेक्टर जहाज़ से, ठीक है। जब कैप्टन हॉकिंस आता है भारत में, अर्थात वहाँ के जो इंग्लैंड का राजदूत था जेम्स प्रथम, उसने कैप्टन हॉकिंस को भेजा कि जाइए आप भारत में जो भी राजा हैं, जो भी शासन हैं, उनसे आप अपना क्षेत्र मांगिए, अर्थात थोड़ा क्षेत्र की हमें अपनी फैक्ट्री लानी है, हमें व्यापार करना है। यहीं से अंग्रेज़ों का आना जाना शुरू हो जाता है। और यही अंग्रेज़ जो भी मुग़लों के राज में अर्थात 1608 में एंट्री करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मुग़लों का पूरी तरह से पतन करके और भारत की सत्ता अर्थात भारत का शासन अपने हाथों में ले लेते हैं और एक लंबे समय तक भारत को गुलाम अर्थात गुलामी की जंजीर में जकड़ कर रखते हैं। ये वही अंग्रेज़ है जहाँ से अर्थात जहांगीर के शासनकाल में इनका आगमन शुरू हो चुका था। तो आपसे पूछा जाए कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज़ का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? कैप्टन हॉकिंस। किस जहाज़ से? हेक्टर जहाज़ से। कब आया था? 1608 ईस्वी में। लेकिन किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। इतनी बात क्लियर? ठीक है। जब कैप्टन हॉकिंस आता है तो हमने आपको जैसे अभी पहले ही बताया कि जहांगीर क्या था? अफीम और शराब को बहुत बड़ा आदी व्यक्ति था। जब ये एंट्री करता तो इसे पता ये भी चल जाता है कि जो भारत में मुग़लों का राज है अर्थात जो जहांगीर का शासनकाल है, वो शराब का बहुत बड़ा शौकीन है। तो अपने साथ बहुत एक से एक के ब्रांड शराब लेकर आता है, बढ़िया अंग्रेज़ी शराब जो भी हो, शराब के कई सारे ब्रांड होते हैं, तो वो ऐसे ब्रांड लेकर आता है। जब ऐसे ब्रांड लेकर आता हो तो भाई कहने मतलब किसी शासक को, किसी व्यक्ति को अगर उसकी प्रिय चीज़ मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है वो आदमी उस आदमी से बहुत खुश होगा। जैसे आप हैं, अगर आपको कोई एक प्रिय चीज़ कोई व्यक्ति ला कर देता है जो आपकी बहुत पसंदीदा है, तो जाहिर सी बात उस व्यक्ति से आप बहुत प्रसन्न होंगे। तो वही काम कैप्टन हॉकिंस ने किया। अपने साथ अंग्रेजी दस्ताने, घोड़ा, बग्घी और शराबें लेकर आए। जब इतने लेकर आए, जहांगीर बहुत खुश, कहा अरे यार तुम तो मेरे दोस्त हो
और ये थोड़ा सा फारसी भी सीख आता था, अर्थात जो मुग़लों की भाषा थी वो फारसी में बात करने लगा। तो जहांगीर और चौकन्ना हो गया, यार ये मेरा पक्का दोस्त है, देखो बढ़िया हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट लेकर आया है और हमारी भाषा भी बोलते हैं। तब इसने जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान कहा या अंग्रेज़ी खान की उपाधि दी। क्या कहा कैप्टन हॉकिंस को? अंग्रेज़ी खान। कौन सी उपाधि दी? उपाधि दी इंग्लिश खान या फिर अंग्रेज़ी खान। और इसे दरबार में पूरा रहने दिया, कहा ठीक है, तो इन्हें बढ़िया भव्य स्वागत किया, क्योंकि उसकी प्रिय वस्तु ये साथ अपने लेकर आया था और भाषा भी इसकी बोलता था, इसे बहुत स्वागत दिया। और यहीं तक नहीं, अर्थात ये 16 से 8 में आ गया और 11 तक था, अर्थात 1611 तक लिख लेंगे, 1611 तक ये था। और यहीं पर कैप्टन हॉकिंस की शादी भी करवाई थी दरबार में। कैप्टन हॉकिंस तो आए थे अपने मकसद से कि चलेंगे जहाँ पनाह से, फिर शासक से अपना क्षेत्र मांगे व्यापार करने के लिए। लेकिन ये आदमी क्या करता था, जब भी कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के पास बैठता था, और हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जहांगीर एक सनकी टाइप का आदमी था। एक बार इसने ये भी दरबार में देख रखा था, कोई आदमी आया था, उसने अन्याय किया था, तो उससे जहांगीर ने तुरंत कहा इसे तुरंत जाओ शेर के पिंजरे में डाल दो। अर्थात तो कैप्टन हॉकिंस डरता भी था कि यार इसका माइंड कब का घूम जाए, तो इसलिए अपनी बात को रखने में थोड़ा संकोच भी करता था। कहीं पर जब ये अपनी बात रखना चाहता कि जहाँ पना हमें ऐसा ऐसा काम करना है, तो तुरंत कहता था क्या क्या, अर्थात वो चुप्पे साइलेंट हो जाता था। वो उतने अर्थात खुल के बोल नहीं पाता था जहांगीर से, क्योंकि उसे ये भी था कि यार इसका माइंड कब घूम जाए और हमें कब शेर के मुंह तक डाल दे, कुछ पता नहीं, इसलिए वो अपनी बात खुल के नहीं बोल पाता था। और कैप्टन हॉकिंस को क्या कराया जहांगीर ने उसकी शादी भी करा दी। एक ईसाई महिला थी मरियम खान, किससे शादी करा दी? कैप्टन हॉकिंस की शादी करा दी, और वो शादी किससे? मरियम खान से, अर्थात इसका परिवार बसा दिया। कहा देखो तुम क्षेत्र उत्र की बात छोड़ो यार, तुमको सीधा हमने क्या कहा, तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी पूरी फैमिली के साथ इस राजमहल में आपको जो कमरा चाहिए, जो शान शौकत चाहिए वो सब लो, अर्थात कहीं भी, लेकिन तुम क्षेत्र की बात मत करो, तुमको क्या चाहिए। अर्थात वो उसके मकसद को समझ, लेकिन कैप्टन हॉकिंस का मकसद दूसरा था। उसे तो अपने व्यापार के लिए, अर्थात वो जिस हिसाब से जिस काम के लिए भेजा गया था उसे वो काम चाहिए था, लेकिन उस काम में ये असफल रहा। लेकिन अंततः ये सूरत में कुछ क्षेत्र पा भी गया था कि ठीक है तुम सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद पुर्तगालियों के दबाव के चलते जहांगीर को फिर से वो क्षेत्र वापस लेना पड़ा। तो इसलिए कैप्टन हॉकिंस ये काम करने में असमर्थ रहा, अर्थात वो जहांगीर से क्षेत्र नहीं ले पाया व्यापार करने के लिए। और फिर 1611 में वापस लंदन लौटते वक्त और इसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती, किसकी? कैप्टन हॉकिंस की। इस तरह से आपसे पूछा जाए कि क्या कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से व्यापार करने के लिए अर्थात क्षेत्र ले पाया था या नहीं, तो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं ले पाया था, अर्थात वो कामयाब अपने काम में नहीं हो पाया। हाँ, इतिहास में इतना जिक्र जरूर हो गया था कि प्रथम अंग्रेज कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस, लेकिन क्या व्यापार के लिए अपना क्षेत्र ले पाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये इतनी स्टोरी थी कैप्टन हॉकिंस की। इसके बाद फिर जो अगला दरबारी आता है उसका दूसरा नाम होता है टॉमस रो। सोलह 1611 या 12 ईस्वी में कौन आता है? टॉमस रो। सर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं हम इज्जत दें? क्योंकि अच्छा आप ही बताओ, इन्हें सर क्यों लगाएं? क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, ये फिर हम लोगों को बंदी बनाए हैं, हम लोग हमारे भारतीय पूर्वजों को इन्होंने प्रताड़ित किया है, तो इन्हें सर क्यों लगाकर? सर एक रिस्पेक्ट नाम होता है, तो क्यों सर लगाएं? इसलिए टॉमस रो केवल पढ़ेंगे। टॉमस रो दूसरा अंग्रेज। हाँ, इसमें लिख लेंगे व्यापार के लिए कुछ क्षेत्र प्राप्त करने में सफल रहा। ये सफल रहा, लेकिन कैप्टन हॉकिंस बिल्कुल नहीं था।
प्राप्त करने में सफल रहा। इतनी बात। लेकिन वहीं पे बात करें जहांगीर का और शासनकाल और दरबार की बात करें, यहीं इसने जहांगीर अर्थात 1605 से लेकर 1627 तक किया, लेकिन कोई विशेष ज़्यादा काम नहीं कर पाया। उसका मेन मकसद ये था, इसने 1611 ईस्वी में एक विधवा औरत से शादी भी की थी जहांगीर ने। उसका नाम था महरून निसा। 1611 ईस्वी में विधवा महिला महरून निसा से शादी की। महरून निसा से शादी की, ठीक है। ये विधवा महिला थी। अच्छा, इसके पहले पति का नाम क्या था? इसका जो पहला पति था उसका नाम था अली कुली बेग। ये महरून निसा बहुत महत्वाकांक्षी औरत थी। महत्वाकांक्षी औरत कहने मतलब कि अपना काम या अपने परिवार का भला बहुत देखती थी महरून निसा। महरून निसा एक सुंदर महिला थी, इसलिए उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उसे नवरोज़ के त्यौहार में देखा। और वहीं बात करें महरून निसा कहाँ की रहने वाली थी, तो एक ईरानी औरत थी। ईरानी औरत थी अर्थात ईरान की रहने वाली थी, लेकिन इसे सलीमा बेगम अर्थात जो अकबर की एक बेगम थी सलीमा बेगम, उसके संरक्षक में या फिर उसका दासी बनाकर इसे कहने मतलब नियुक्त किया गया था, किसे? महरून निसा को। लेकिन एक बार नवरोज़ का त्यौहार हो रहा तो जहांगीर ने पहली बार इसे देखा और इसकी सुंदरता पर उसने अर्थात मुग्ध होकर क्या किया कि 1611 में उससे विवाह करने का निश्चय किया। और 1611 ईस्वी में वो विवाह, एक विधवा महिला थी, उसके पहले पति कौन थे? अली कुली बेग थे। थोड़ा सा भाई हम क्षमा चाहते हैं, राइटिंग उतना सही नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेंगे। अली कुली बेग, ठीक है। वहीं पर महरून निसा के अगर पिता की बात करें, पिता तो इसका नाम था मिर्जा गियास बेग। गियास बेग या है, ठीक है, गियास बेग। मिर्जा गियास बेग को बाद में जब महरून निसा से शादी कर लेता हूँ, महरून निसा को एक उपाधि देता है। वो उपाधि कौन सी होती है? महरून निसा को एक उपाधि देता है। कौन? जहांगीर देता है। और उपाधि देता है, उपाधि होती है नूर जहां की। कहता है कि तुम सारे जहां की नूर हो, अर्थात तुम्हारे जैसा पूरे जहां में कोई नहीं है, इसलिए वो नूर जहां की उपाधि देता है। कौन? जहांगीर। महरून निसा से इसका नाम क्या हो जाता है? नूर जहां। और नूर जहां की शादी करने पर ये पूरी तरह अपना शासन, अपना राजपाट छोड़कर केवल इसको शराब और नूर जहां से मतलब था, बस। और पूरा जो शासन की बागडोर थी वो नूर जहां संभालने लगी थी। इसलिए वो अपने परिवार को धीरे धीरे एक ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर पहुंचाने लगी। जितने भी अर्थात सोचिए, एक दासी से लेकर वो एक शासका बन चुकी थी। अर्थात जहांगीर ने इतना अपना राजपाट छोड़ दिया, इसकी वजह से अपना केवल शराब और वहीं अपना मस्त पड़ा रहता था। कहता था पूरा मेरा शासन मेरी बेगम अर्थात नूरजहां संभालेगी। और नूरजहां हमने बताया कि एक महत्वाकांक्षी महिला थी, अपने पति, अपने भाई और जैसे भी इसके जो भी व्यक्ति थे, जो भी ईरान के व्यक्ति थे, उन सबको ऊंचे ऊंचे पोस्ट दिए जहांगीर के शासनकाल में। उपाधि नूरजहां। और अपने पिता का एक उपाधि दी इत्माद उद दौला की उपाधि दी। उस टाइम ये बड़ा पोस्ट होता था, इत्माद उद दौला। ठीक है, मिर्जा गियास बेग। और जितने भी ईरानी व्यक्ति थे उन सबको बड़ा वर्ष से बड़ा ऊंचे ऊंचे यानी पद दिए गए। वहीं पर इसकी माता की बात करें, इसका माता का नाम बहुत इतिहास में मिलता है, पूछा गया है। महरून निसा की माता जो थी असमत बेगम,
अच्छा, इसका जिक्र क्यों इतिहास में? क्योंकि ये एक ऐसी विधि जानते थे जो गुलाब से इत्र बना लेते थे। जो गुलाब का फूल होता है ना, उससे ये इत्र निकालने की विधि जानते थे उस ज़माने में। जैसे आजकल इत्र बनाने तो तरह तरह की मशीनें आ चुकी हैं, किसी भी चीज़ से इत्र बनाया जा सकता है, लेकिन उस टाइम की बात करें तो असमत बेगम जो थी वो गुलाब से इत्र निकालने का काम किया करती थी। इसलिए परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि कौन सी मध्यकालीन इतिहास में या इतिहास में कौन सी औरत थी या कौन सी बेगम जानती थी? तो क्या बताएंगे? असमत बेगम। ये किनकी माता थी? महरून निसा की। गुलाब से इत्र निकालते थे। इस तरह से नूरजहाँ पूरा शासनकाल संभाल ली और जहांगीर अपना मस्त मौला केवल शराब का आदी था और उसी शराब में अपनी ज़िंदगी बिताता रहा। इस तरह से नूरजहाँ धीरे धीरे अपने परिवार को, अपने ईरानी व्यक्तियों को ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचाती रही, यहाँ तक कि शाहजहाँ को भी शामिल किया। शाहजहाँ जो खुर्रम अर्थात उसको भी शामिल किया अपने साथ, अपना पूरा एक ग्रुप बनाया। लेकिन उस ग्रुप में शाहजी के खुर्रम के अर्थात खुर्रम और नूरजहाँ की आपस में कहा सुनी हो गई, फिर उनकी दोनों की बात नहीं बनी। तो इस तरह से खुर्रम इनके खिलाफ कर देता है बगावत। किनके खिलाफ? नूरजहाँ के खिलाफ। और नूरजहाँ को बंदी बनाकर जेल में डाल देता है और उधर जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में अधिक शराब के चलते। मृत्यु कब हो जाती है जहांगीर की? 1627 ईस्वी में। पहले तो खुर्रम नूरजहाँ के साथ ही पूरा शासनकाल देख रहा था, लेकिन दोनों की अनबन होती है तो खुर्रम अपनी सेना को, अपना संगठन बनाता है और नूरजहाँ को बंदी बनाकर जेल में डाल देता है। इधर जहांगीर का भी निपटारा हो जाता है अर्थात मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में। और इस तरह से फिर जो अगला बादशाह बनता है मुगलों का, वो बनता है शाहजहाँ, जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का सूर्ययुग कहा गया। लेकिन जहांगीर के शासनकाल की बात करें, इनके शासनकाल को किस नाम से जानते हैं? तो चित्रकला का सूर्ययुग कहा जाता है। क्यों चित्रकला का स्वर्णयुग इसलिए कहा जाता है, स्वर्णयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहांगीर पेंटिंग या चित्रकारी में बहुत माहिर था। माहिर मतलब यानी बहुत अनुभवी व्यक्ति था। इसने अपनी आत्मकथा तुजुग ए जहांगीरी में ये बात लिखी है कि अगर कोई भी कारीगर किसी व्यक्ति की पेंटिंग बनाता था, यहाँ तक कि भौं दूसरा व्यक्ति बना दें, आँख दूसरे चित्रकार बना दें और उसका हाथ दूसरा चित्रकार बना दें, अर्थात एक व्यक्ति को डिजाइन करने में कई सारे कलाकार अगर लग जाएं तो हम उसमें से बता देंगे कि आँख किसने बनाई है, हाथ किसने बनाया है और उसकी भौं का डिजाइन किसने किया है। अर्थात समझ सकते हैं इस लेवल का चित्रकार था। दूसरी बात लिखेंगे, जहांगीर के शासनकाल को किसका स्वर्णयुग कहा गया है? चित्रकला का स्वर्णयुग कहा गया है। चित्रकला का स्वर्णयुग कहा गया किसके शासनकाल को भैया? जहांगीर के शासनकाल को। वहीं आगे मिलेगा स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसके शासनकाल को? जहांगीर के, शाहजहां के। तो चित्रकला का स्वर्णयुग यानी चित्रकला में बहुत माहिर था जहांगीर। वहीं पर बात करें, इसकी एक आत्मकथा थी, आत्मकथा तुजुग ए जहांगीरी। लेकिन ये तुजुग ए जहांगीरी जो आत्मकथा थी वो पूरा नहीं हो पाई, इसलिए क्योंकि इसके बीच में ही मृत्यु हो जाती है। तो इसको पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो मौत बिंदु खां को जाता है। पूरा किसने किया था ये बात लिखेंगे, पूरा पूरा किया जाता मौत बिंद खां। तुजुग जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा किसने किया था? मौत बिंद खां। तो ये था पूरा जहांगीर का शासनकाल। हमने जहांगीर के शासनकाल देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। आइए देखते हैं। आराम से धैर्य बनाइए, इतिहास ऐसा पढ़ लेंगे कि दोबारा यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएंगे। चाहे वो मध्यकालीन इतिहास की बात हो, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे आगे हम पढ़ेंगे फिर आधुनिक इतिहास की बात हो।
क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को हम थ्योरी वाइज पहले कंप्लीट कर लें, फिर तभी हम पर उस सब्जेक्ट पे कमांड हो पाएगी। बात करते हैं जहांगीर की। इसका शासनकाल 1605 से लेकर 27 तक। जन्म की बात करें 1569, पिता अकबर, माता जोधाबाई या फिर हरखाबाई। इसका बचपन का नाम सलीम। लेकिन सलीम क्यों कहा गया? क्योंकि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया, क्योंकि वहाँ से इसे मन्नत मानने से इसकी प्राप्ति हुई थी। पुत्रों की बात हमने की, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया जहांगीर ने, बहुत खुश था, इसलिए ये भी आगे शासनकाल यही संभालता है। वहीं खुसरो की बात करें, खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी। भरावल नामक युद्ध पे आमना सामना अर्थात बाप बेटे का आमने सामना होता है। 1606 ईस्वी में खुसरो की पराजय होती, जिसकी उसकी आंखें फुड़वाकर बंदीगृह में डाल देते। वहीं खुसरो की सहायता करने के लिए 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव को फांसी दी जाती है। लेकिन जहांगीर के शासनकाल एक न्यायप्रिय शासक था, सोने की जंजीर बंधवा रखी थी शाह बुर्ज किले से लेकर यमुना के तट तक। हाँ, फिर हमने देखा प्रथम अंग्रेज 1608 ईस्वी में आया और 11 तक रहा इसके शासनकाल में क्षेत्र प्राप्त करने के, लेकिन वो करने में असमर्थ रहा, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। उपाधि से अंग्रेजी खान या इंग्लिश खान कहा गया। हेक्टर जहाज से आया था। इसकी शादी भी मरियम खान से करा दी जहांगीर ने। कहा अपना परिवार बसाकर यहीं रहो, क्षेत्र के बारे में ज़्यादा बात हमसे मत करो, ठीक है। फिर 11 से लेकर 12 तक फिर टॉमस रो आता है। हाँ, इसने व्यापार करने के लिए कुछ क्षेत्र प्राप्त करने में सफल रहा। फिर इसकी शादी के बाद अर्थात इसका शासनकाल बिगड़ा कहाँ से? 1611 में एक विधवा औरत से इसकी शादी होती, जिसका नाम महरून-निसा था। इसके पहले पति थे अली कुली बेग, जिसकी डेथ हो चुकी थी। पिता का नाम मिर्जा गियास बेग, जिसे एक उपाधि मिला था इत्माउत-उद-दौला की उपाधि। और बात करें तो इसका मकबरा भी है आगरा में, इसी नाम से इत्माउत। और इसकी एक उपाधि दे दी थी जहांगीर ने, दिया था नूरजहां, अर्थात दुनिया को रोशन करने वाली। माता बात करें महरून-निसा की अस्मत बेगम, गुलाब से इत्र निकालने के लिए, इसलिए इसका इतिहास में नाम जुड़ जाता है। मृत्यु की बात करें 1627 में, किस वजह से? अधिक शराब पीने की वजह से। और इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा गया। लेकिन वहीं आत्मकथा की बात करें, तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा का नाम है, लेकिन पूरा ये नहीं कर पाया था, और पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? मौद बिंद खां की। तो ये आज की हमारी हिस्ट्री की क्लास थी बादशाह जहांगीर के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी शाहजहां के ऊपर। तो देखेंगे, फिर शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ ताजमहल के बारे में भी देखेंगे। आपसे इसी तरह एक एक क्लास में रूबरू होते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमसे पढ़ रहे हैं बराबर, वो अपनी नोट्स अच्छे से बना रहेंगे और उन चीज़ों का बार बार रिवाइज करते होंगे, ठीक है। जैसे भी हम पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस क्लास भी बहुत जल्द हम चलाने वाले हैं, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। उसमें ये सारी चीज़ें आप फिर से रिवाइज कर सकेंगे प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से। चलिए फिर मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के लिए। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करते रहना। फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।